साथियों नमस्कार। वोट चोरी के मुद्दे पर देश में माहौल लगातार खराब होते जा रहा है। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली निकल रही है, दूसरी तरफ यहां पर पार्लियामेंट में लगातार विपक्षी दल चुनाव में जो कथित तौर पे धांधली है उस पर बहस की मांग कर रहे हैं। और अब खबर यह मिल रही है कि आने वाले 2 दिनों में संभव है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चर्चा में है। 2 दिनों पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। उसके पहले 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और बीजेपी पर ढेर सारे आरोप लगाए और बताया और कहा भी कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किस किस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या विपक्ष ही इस तरह के वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं। मीडिया का एक धड़ा भी बहुत अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रहा है और डाटा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हो चुके हैं वह धांधली के शिकार रहे हैं और किस तरह से बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम विसंगतियां हैं, तमाम किस्म की गड़बड़ियां हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब से। ओपी रावत साहब थोड़ी देर में हमारे बीच हाजिर होते हैं और हम उनसे जानेंगे कि यह जो पूरी बौखलाहट है इलेक्शन कमीशन की, जो ये सरगर्मी है जो दिखाई दे रही है दिल्ली से लेकर के बिहार तक, उसके पीछे की असल वजह क्या है, कितना दोषी है चुनाव आयोग। तो मिलते हैं हम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब से। ओपी रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम पहला सवाल आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए थे उन पर तमाम बातें कही गई। क्या आपको लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो था उसमें आयोग की गरिमा का ख्याल रखा गया? देखिए, मैं उसमें यात्रा कर रहा था इसलिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, जी। इसलिए मैं सीधे सीधे कमेंट तो नहीं कर सकता। लेकिन बाद में एक आधी अधूरी रिकॉर्डिंग मुझे मिली यूट्यूब पे, जी। वो मैंने देखी है, तो वो जी। गरिमा के अनुकूल तो था। उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की गरिमा उसमें कहीं से बाधित हुई हो? क्योंकि विसंगतियां तो वोटर लिस्ट में आ रही हैं और लगातार आ रही हैं और ये दिखाई भी दे रहा है। जी नहीं, तो वोटर लिस्ट तो अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिल्कुल अलग है। उसमें उन्होंने जी। आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की, जानकारी देने की कोशिश की और जितना मैंने देखा है उससे तो वो गरिमा के अनुकूल लगा। मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं दिखी जो उसके विपरीत हो। जी। सर, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी लंबा वक्त बिताया, तमाम देश जो है 1947 के बाद से लगातार चुनाव हो रहे हैं आज़ादी के बाद से देश में। क्या वोटर लिस्ट में जो विसंगतियों का मामला है वो अभी इतना गंभीर क्यों दिखता है? क्या पहले भी इस तरह की विसंगतियां थीं या अगर थीं तो उनको नजरअंदाज किया गया? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हर इलेक्शन के पहले जी। राजनीतिक दलों को यही लगता है कि अपोजिट पार्टियों ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां इलेक्टोरल रोल में या मतदाता सूची में करा ली। जी।
और यही कारण है कि सारी पार्टियां फिर उस पर हल्ला मचाती हैं। जी। वो चीज़ शायद पहले हो सकती थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकती, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने ऐसे उसमें कंट्रोल और चेक्स लगा दिए हैं कि अब वो संभावना बहुत रेयर हो गई है। वो गलतियां जो भी होंगी वो ह्यूमन एरर, बीएलओ की गलती या फॉर्म भरने में गलती या जी। उसकी वजह से होंगी। अब कोई लार्ज स्केल इस तरह की गड़बड़ी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची का डेटाबेस बहुत सुरक्षित रखा है, जी। उसको डिजिटली पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया है। जी। उनने उसका पीडीएफ बनाया और उसकी इमेज पब्लिक डोमेन में शेयर की है, तो इसलिए डाटा बहुत सुरक्षित है। दूसरा, उन्होंने डिजिटल फोटो इलेक्ट्रोल रोल बनाया जिसमें फोटो भी है, जी। तो डुप्लीकेट को पहचानना आसान हो गया फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके। और जी। ईआरओ नेट बना दिया है जो पूरे देश को एक ही जी। नेटवर्क पे ले आता है, सारे ईआरओज को। तो जी। अगर कोई गलती है, डुप्लीकेट्स हैं देश में कहीं भी हैं, वो तुरंत पता लग जाएंगे कि इस नाम के सेम सिमिलर डेमोग्राफिक एंट्रीज के इतने जी। नाम हैं और ये यहाँ पर हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको भी डिलीट कर सकती है। तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें हैं, और इसलिए ये संभावना काफ़ी कम है कि लार्ज स्केल गड़बड़ियाँ इलेक्टोरल रोल में हो पाएँ। आपको क्या लगता है कि जिस दौर में, जैसे वक्त में इलेक्शन के ठीक पहले बिहार में एसआईआर कराया गया, उसके बाद ये पूरा माहौल देश का ऐसा हो गया, क्या आपको लगता है कि क्या इसमें और समय लिया जाना चाहिए था, तत्काल इतने कम समय में कराने की जरूरत नहीं थी? ये आपने सही पूछा है। क्योंकि पहला एसआर जो है पिछला बिहार में 2003 में हुआ था। जी। हुआ था इसी वक्त जुलाई अगस्त सितंबर में। जी। लेकिन उस समय इलेक्शन बिहार विधानसभा के 2005 में ड्यू थे, जी। मतलब 2 साल का समय था एसआईआर और इलेक्शन के बीच में। जी। इस बार इलेक्शन के और एसआईआर के बीच में कोई समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही एसआईआर पूरा होगा घोषणा हो चुकी होगी इलेक्शन की, और नवंबर फर्स्ट वीक में पोलिंग शुरू हो जाएगी। जी। इस तरह का समय पहले कभी नहीं रहा। इसलिए लोगों को लगता है, पैनिक भी है, पार्टीज को भी लगता है कि जो पार्टी सफलतापूर्वक दूसरी पार्टी के कमिटेड वोटर्स को हटवा पाएगी, डिलीट करवा पाएगी, वो सफल होगी और उसको इनको नुकसान होगा। तो ये संदेह लोगों के मन में है। दूसरे वोटर भी पीड़ित है, वो भी सशंकित है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि हमने अभी तक जो है 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, नहीं। हो सकता है हमारा नाम भी डिलीट हुआ रहे और हमें वोट डालना ना मिल पाए। तीसरे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अनजान हैं, जी। मजदूर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, घर पे हैं ही नहीं, और उनका एनुमरेशन फॉर्म मिला नहीं तो उनका नाम छूट गया, हटा दिया गया। जी। जी। वो भी परेशान होंगे कि हमारा नाम भी कट जाएगा। तो जी। और इसके दो परिणाम हो रहे हैं। एक परिणाम तो ये हो रहा है कि दे गिव अप, वो जी। सोचते हैं कि अब भाड़ में जाए, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, हम वोट ही नहीं करेंगे। जी। जी। जो बहुत ही परेशानी वाला है लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र में हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक वोटर की भागीदारी रहे, हर मतदाता की भागीदारी रहे। बिल्कुल। दूसरी चीज ये लगती है उनको कि डॉक्यूमेंट लेने के चक्कर में और इसमें चक्कर में हम अपनी रोजी रोटी क्यों गंवाएं, तो वो नहीं करते, नहीं कर देना चाहते, और इसीलिए सशंकित रहते हैं। तो ये सब समस्याएं तो हैं टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग थोड़ी क्रिटिकल है। ये जो गोपनीयता की बात कही सीसी ने, उसको लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के फुटेज नहीं आने चाहिए, माताएं बहनें जा कर के वोटिंग करती है, लेकिन वही हम लोगों ने देखा है अभी जो मिड टर्म पोल हुए थे, उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें बाकायदे बुरके हटा हटा करके महिलाओं के देखे गए, उनको वोटिंग के लिए बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है, ये जो गोपनीयता का वास्ता दिया जा रहा है, मतदान गोपनीय हो, ये तो बात समझ में आती है, क्या मतदाता भी गोपनीय हो, यह कोई बात है क्या, यह कोई जरूरी, ये कोई रूल है? मुझे नहीं लगता कि उसकी गोपनीयता, क्योंकि अगर गोपनीयता रखनी है तो फिर वो इतने लोगों के पास क्यों जानकारी जा रही है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग,
ये सब बेसिकली बनाए गए हैं पोलिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कि जी कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई भी गलत वहाँ घटित हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जी फ्लाइंग स्क्वाड हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जी इनकी नज़र में आ जाए और वो उस पर तत्काल एक्शन ले लें और पोलिंग प्रोसेस की प्योरिटी बनी रहे। इसके बिल्कुल लिए है वो। तो उसमें बिल्कुल गोपनीयता की बात या निजता की बात तो मुझे लगता है कि नहीं है। एक चीज बताएं रावत साहब, जो जिस तरह के विवाद उठ खड़े हुए हैं इस वक्त और लगातार उसी की चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार का जो पोल होने जा रहा है आने वाले समय में, वो आपको क्या लगता है कितना सफलतापूर्वक हो पाएगा, जबकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये भय लग रहा है कि कब क्या हो जाए। अभी वोटर्स की जागरूकता की एक रैली चल रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, दूसरी तरफ इम्पीचमेंट की बात कही जा रही है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है विपक्ष। आपको क्या नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोशिश करके इस दुराव को दूर करने की फिलहाल कोशिश करनी चाहिए? इसके दो भाग हैं आपके प्रश्न के। जो जी आपने लास्ट में कहा है दुराव को दूर करना चाहिए, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा से ज़्यादा संवाद के पुल बनाए रखने चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स और आम मतदाता से, जी ताकि संवाद कभी टूटे ना और हमेशा संवाद बना रहे और कभी भी बेहिचक एक जी दूसरे से संवाद करके एक दूसरे के संदेहों को दूर किया जा सके। ये चीज़ बहुत हेल्दी और ज़रूरी है चुनाव जैसी प्रक्रिया के लिए। जी दूसरा पार्ट जो आपने पहले कहा कि इन सब चीज़ों से चुनाव हो पाएगा या नहीं, चुनाव तो हो जाएगा। और चुनाव के पहले गहमा गहमी तरह तरह की आंदोलन, आरोप वो प्रत्यारोप, आरोप आरोप प्रत्यारोप। प्रत्यारोप ये होता ही है। ये जी हमेशा होता है और इस बार भी कोई नया नहीं है, होता रहेगा। जो मुझे चिंता का विषय लग रहा है वो लग रहा है ऐसे लोग जो इस एसआईआर की वजह से और अपने जीवन यापन की रोजी रोटी जुटाने के कश्मकश में छूट जाएंगे, जिनके नाम हट जाएंगे और वो मालूम भी नहीं होगा उन्हें। ऐसे लोगों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति रहेगी, क्योंकि ये लोग अगर आए पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर बहुत कष्ट होगा, क्योंकि बिहार में भारी संख्या में पोलिंग बूथ जो हैं वो सेंसिटिव हैं, क्रिटिकल हैं। तो जी वहाँ तो पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाता है, जी लेकिन जो सेंसिटिव और क्रिटिकल नहीं है वहाँ बहुत कम पुलिस होती है। एक ही कांस्टेबल या दो कांस्टेबल होंगे, एक चौकीदार होगा। तो ऐसे में अगर वहाँ इस तरह की बात हुई कि 100 सवा 100 मतदाता आए और उन लोगों का नाम वहाँ नहीं है और उनके दिमाग में कुछ और आ गया, क्योंकि बिहार जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, बिल्कुल वहाँ समग्र क्रांति का बिगुल फूका गया था। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर हुई वहाँ, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 का बिहार का चुनाव हम मेरे समय में हुआ, जब मैं वहाँ इलेक्शन कमिश्नर था। जी और मैंने देखा कि बहुत अच्छे इंतजाम थे, पूरी तरह से शांतिपूर्वक पोल हुआ, अच्छा पोल हुआ, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई स्कर्मिश नहीं हुई, किसी भी तरह का तनाव नहीं हुआ। जी लेकिन जब बाद में स्टेटिस्टिक्स देखी गई तो हमारे 17 चुनाव कर्मी, उनकी मृत्यु हो गई थी पोलिंग के दौरान। जी कार्डियक अरेस्ट हो गई, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, तरह तरह की चीज़ें हो गई। जी मतलब वो चुनाव कर्मी जो हैं इतने तनाव में काम कर रहे थे, शांतिपूर्वक चुनाव होते समय भी। और अभी तो माहौल गर्म है, ऐसे गर्म माहौल में तो तनाव और बढ़ेगा। तो और जैसे मैंने कहा वोटर पहुंच गया और नहीं है उनके नाम, तो तनाव बढ़ेगा। इन सब बिल्कुल चीज़ों को देख के ये चीज़ ज़रूर मुझे लगती है कि चुनाव में ये घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल। एक चीज़ बताएं सर, ये राहुल गांधी के तमाम आरोप थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। जो जानकारी आ रही है कि फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो बात कह रहे थे कि देश भर के सभी जो हमारे मतदान केंद्र हैं, जो चुनाव कंस्टिट्यूंसीज हैं, उन सब में विसंगतियां हैं। कितने उनके जो आरोप हैं उनमें कितना दम आपको दिखाई देता है? और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह जब ये आरोप लगाए गए उसके बाद तुरंत बुला करके बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए थी, या फिर और कुछ? ये जो किया गया उससे कितना सहमत हैं आप?
नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब भी किसी भी स्टेक होल्डर के मन में संशय हो, जी। संदेह हो, उसके मन में कोई एलिगेशंस आ रहे हों जी। मतदाता सूची के प्रति, पोलिंग के प्रति या किसी भी जी। चुनाव से रिलेटेड काम के प्रति, जी। तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत जी। बिना किसी हिचक के उन एलिगेशंस को जांच कर देना चाहिए, सबको शामिल करना चाहिए जांच में, शिकायतकर्ता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों को भी, ताकि सबको मालूम हो जाए कि कैसी जांच हुई, क्या निकला, क्या फाइंडिंग्स थी, और वो पब्लिक डोमेन में तुरंत डाल देनी। उन्होंने तो उससे वो, हलफनामा मांग लिया तुरंत सर। वही मैं कह रहा हूँ कि इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे चीज़ें बढ़ती हैं, लिंगर ऑन करती हैं, जी। स्नोबॉल होती हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा रेफरी होना चाहिए जो जी। चीज़ों को तुरंत डिफ्यूज कर दे, कभी भी इस तरह से स्नोबॉल ना होने पाए। बिल्कुल। सर एक चीज़ ये बताएं कि अब जबकि अब बिहार का चुनाव है, बंगाल के लिए भी उन्होंने एसआईआर की बात कह दी है। हिंदुस्तान का मतदाता पहली बार मुझे लग रहा है, मैं खुद देख समझ पा रहा हूं कि अपने मतदान को लेकर बहुत जागरूक है। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में एसआईआर को लेकर के? वो अलग बात है कि विपक्षी दल सड़क पे उतर आए, लेकिन जो मतदाता है उसकी जागरूकता को आप देख करके क्या कहेंगे? जिस तरह से वो अपने वोटों के अधिकार के लिए रैली में भी शामिल हो रहा है, विपक्ष की तमाम मंचों पे अपनी बात कह रहा है, मीडिया तो सक्रिय है ही वहां का, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ है कि मतदाता जागरूक है और वो अपने वोट के प्रति पूरी तरह से सतर्क है, और वो इस तरह की गतिविधि में हिस्सा ले रहा है ताकि उसका मताधिकार सुरक्षित रहे। जी। बाकी वेस्ट बंगाल में जो करने की बात है, वो मुझे लगता है कि चूंकि वहाँ भी अब इलेक्शन आ रहा है, तो जी। इलेक्शन के ठीक पहले एसआईआर करने की जो बिहार की इनकी नीति हो है, और जो अनुभव है उसके आधार पर अगर इलेक्शन कमीशन अपना कुछ उससे सीख लेकर आगे के जो भी प्रक्रिया है उसके लिए ऐसी चीज़ बनाए कि जिससे इस तरह के मुद्दे ना उठ खड़े हों, इस तरह के विवाद ना उठ खड़े हों, तभी मुझे लगता है वो सफल हो पाएंगे। नहीं तो वेस्ट बंगाल में भी और भी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है, अस्सी बहुत हाई परसेंट रहता है। 90% बहुत तक हो रहता है। हाई। जी। जी। एक चीज़ आखिरी सवाल सर पूछना चाहेंगे आपसे, ये कि लगातार इलेक्शन कमीशन पर राजनीतिक दबाव की बात कही जा रही है, विपक्ष भी कह रहा है, आम जनता भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है, तो आपको इन आरोपों में कितना दम लगता है? और दूसरी चीज, अगर आरोप है तो इससे बचने का उपाय करता आपको आयोग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखिए, आरोप लगाना तो राजनीतिक दलों का काम है, वो जी। हमेशा लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ये सिखाया गया है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो भी संभव है उस तरह से आप राजनीति करो और जीत के दिखाओ। जी। तो वो तो कर रहेंगे, और ये उनका हमेशा का चलन भी रहा है। जी। इलेक्शन कमीशन को जरूर अभी मैं थोड़ा डिफरेंस के साथ देख रहा हूँ। नहीं तो पहले हमेशा ये रहा है इलेक्शन कमीशन का कि किसी भी मुद्दे को बढ़ने ना दे, मुद्दे को तुरंत जांच करके उसको वहीं डिफ्यूज कर दे, वहीं ख़त्म कर दे, जी। ताकि आगे आने वाले मुद्दों के लिए उसके पास पर्याप्त समय रहे, चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय रहे, प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय रहे, क्योंकि उसके पास बहुत काम होते हैं और उसकी मशीनरी अचानक ही 300 लोगों की मशीनरी से बढ़ के एक स्टेट इलेक्शन में कम से कम नहीं तो 5 से 10 लाख के बीच में हो जाती है, और सुरक्षा कर्मियों को मिला लें तो वो कम से कम 20 लाख हो जाती है। तो बिल्कुल। इतने लोगों को प्रशिक्षित करना, इतने लोगों की व्यवस्था करना, इतने लोगों को सेंसिटाइज करना, ये सब बहुत बड़े काम हैं जिनको इलेक्शन कमीशन को करना होता है। तो ऐसे में अगर मुद्दे पेंडिंग पड़े रहे, मुद्दे सुलगते रहे, बातचीत बंद रही, तो ये चीज़ें आगे चल के बड़ा मुश्किल में डाल सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओपी रावत साहब, आपने सभी जो सवाल थे हमारे इलेक्शन कमीशन को लेकर के और जो देश की मौजूदा परिस्थितियां हैं चुनाव से जुड़ी, उसका बहुत बखूबी जवाब दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका फिर से धन्यवाद।
अभी आपने सुना ओपी रावत साहब को, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, और उन्होंने तमाम सवालों का बहुत ही खुले ढंग से जवाब दिया। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो गठबंधन, जो गठजोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं, वैसे आरोप पहले नहीं थे। अब यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस पर जो दाग लग रहे हैं, उस दाग को मिटाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं हम, फिर बात करेंगे किसी से। और यह जब एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है बिहार में, और बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के हम अपने खबरें लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। देखते रहिए द लेंस, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।